गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का 7th लेसन है बेटा हमारा रजनी, जिनकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। सबसे पहले हम मन्नू भंडारी का जीवन परिचय करते हैं कि मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 3 अप्रैल सन 1931 ईस्वी को भानपुरा राजस्थान में हुआ था। इनका मूल नाम, इनके बचपन का नाम क्या बताया गया है, महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए भी किया। इन्होंने कोलकाता तथा दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के पद पर कार्य भी किया। इनके पति सुप्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव हैं। इसके बाद में इनकी रचनाएं लिखनी है आपने। रचनाएं में उपन्यास कौन कौन सी थी? मन्नू भंडारी का यानी कि इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारा बहुत बार आता है। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय भी 10th में भी है, ये 12th और 11th सभी में किसी में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसको नीचे से करना है। फिर इनका उपन्यास था हमारा आपका बंटी महाभोज, और कहानी संग्रह है इनके मैं हार गई एक फ्लैट, सैलाब, त्रिशंकु। पटकथाएं इनकी रजनी, निर्मला, स्वामी। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। मन्नू भंडारी की कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, नारी जीवन और कहीं समाज विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां आत्मीयता अंदाज में अभिव्यक्त की हुई है। फिर इसके बाद में इनकी भाषा शैली लिखनी है। इसमें लेखिका ने आम दर्शकों के लिए बोलचाल की भाषा का सहज प्रयोग भी किया है। भाषा सहज व सरल है, बोधगम्य है, स्वाद व भावानुकूल है। अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ये जीवन परिचय हम किया था। इसके बाद में हम व्याख्या करते हैं कि लेसन करते हैं। कल तक हमने किया था अमित किस प्रकार से, यानी कि स्कूल में जब मैथ में उसके बहुत कम नंबर आते हैं तो उस समय उसकी रजनी आंटी उनके स्कूल जाने के लिए कहते हैं, और स्कूल जाकर के प्रिंसिपल से यानी मुख्याध्यापक से कहती हैं कि मुझे अमित का पेपर चाहिए, उसकी कॉपी दिखानी है आपने। तो उस समय यानी कि मुख्याध्यापक जी कहते हैं कि यदि हम ऐसे करके रियली यानी कि फाइनल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी की कॉपियाँ दिखाने लगे तो यहाँ पर हमारा अनुशासन बिगड़ जाएगा, हर एक पेरेंट्स आएगा, तो ये हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वह कहती हैं आवाज़ उठाने के लिए कहती है उस चीज़ में कि मुझे तो उसकी कॉपी देखनी है। तो इसमें देखो रजनी स्कूल में जाकर मुख्याध्यापक से मिलती है, उन्हें अमित के साथ बेइंसाफी की बात बताती है, लेकिन मुख्याध्यापक भी गणित के अध्यापक का पक्ष लेते हैं। जब रजनी उसे कहते कि मुझे आपके अध्यापक से मिलता है, तो उस समय जो मुख्याध्यापक वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यानी कि मिस्टर पाठक जो मैथ के टीचर होते हैं उनका ही पक्ष लेते हैं। उनके अनुसार अमित ने पेपर में ठीक नहीं किया होगा। तो उस समय यानी कि मुख्याध्यापक क्या कहते हैं रजनी से कि आपके बच्चे ने, अमित ने यानी कि पेपर अच्छा नहीं किया है, इसलिए उसके कम नंबर आए हैं। रजनी पेपर दिखाने की मांग करती है। मुख्याध्यापक इसे स्कूल के नियम के विरुद्ध बताता है। रजनी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कह चली जाती है। घर जाकर रजनी अपने पति से अमित के साथ अन्याय की बात करती है। वे उसे सलाह देती हैं कि उसे कहीं और के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जब बार बार उसे अमित के वहाँ जाने के लिए कहती है तो उसी समय उसके पति उसे समझाते हैं रजनी से कि आप किसी की बीच में नहीं जाना, नहीं पड़ना है। तो रजनी अपने पति की बात सुनकर कहती है गलती करने वाला तो अपराधी ही है, लेकिन उसे सहन करने वाला उससे बड़ा अपराधी है। लोगों के अन्याय और अत्याचार को देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए, उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाती है। वहाँ का चपरासी रजनी को डायरेक्टर के कमरे के बाहर रोके रखता है। यानी कि जैसे ही वहाँ पर रजनी जाते हैं उस समय क्या करता है, चपरासी रजनी को नहीं जाने देता, उसे वहीं पर रोक कर रखता है। क्यों कि रजनी चपरासी को पैसे नहीं देती है, क्योंकि वहाँ का जो चपरासी होता है पैसे से काम करता है। कोई भी व्यक्ति आकर उसकी जेब में पैसे डाल देता है तो वो उसको जल्दी भेज देता है, और रजनी ने ऐसा नहीं किया तो रजनी को वहीं बिठाए रखता है। रजनी ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती है और डायरेक्टर को अपना परिचय एक रिसर्च करने वाले के रूप में देती है।
जो कि स्कूलों, विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती है। निर्देशक उसे बताता है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को 90% सहायता दी जाती है। तो रजनी जब डायरेक्टर के कमरे में जाती है, उसे कहते कि आपको प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनको 90% सहायता कहाँ से मिलती है? सरकार देती है। अधिकतर ऐसे स्कूलों के लिए बोर्ड नियम बनाता है जिस स्कूल के प्रबंधक मानते हैं। रजनी निर्देशक के निजी स्कूल में चलने वाले ट्यूशन के विषय में बात करती है। निर्देशक कहता है कि कमजोर बच्चों के लिए उस विद्यालय के मुख्य अध्यापक से बात करनी है जिससे उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई हो सके। रजनी कहती है, मुख्य अध्यापक कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? बोर्ड को ही हस्तक्षेप करके ट्यूशन का धंधा चलाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। निर्देशक की रजनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि आपके पास आज लिखित रूप से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई और आपके पास और कोई अन्य काम है। रजनी निर्देशक का व्यवहार देखकर वहां से चली जाती है। रजनी व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलती है और ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार है जो बिना वजह बच्चों को ट्यूशन देने के लिए परेशान करते हैं। रजनी के प्रयासों से काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रजनी अखबार के दफ्तर में जाकर संपादक से मिलती है। संपादक न्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय क्या करती है रजनी, जब उनके मुख्य अध्यापक के व्यवहार को देखते और वहां से चली आ जाती है और वहां से आकर के फिर क्या करती है, अखबार वाले संपादकों से मिलती है, क्योंकि वह न्यूज़पेपर में ये दिखाना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर किस प्रकार से लोग अपना धंधा चला रहे हैं, जिसे पढ़कर बहुत सारे लोग मीटिंग स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर उपस्थित लोग भी ट्यूशन वाले से अधिक प्रति अपने विचार रखते हैं। अंत में रजनी लोगों को संबोधित करती है कि ट्यूशन उन बच्चों के लिए जरूरी है जो पढ़ाई में कमजोर हो या माँ बाप पढ़े लिखे न हों। माता पिता स्वयं की कमी के कारण स्कूलों में उन्हें तनख्वाह कम मिलती है और हस्ताक्षर ज़्यादा तनख्वाह पर करवाए जाते हैं। रजनी कहती है कि सब लोगों को इकट्ठे होकर अपनी समस्या को प्रस्ताव के रूप में बोर्ड के सामने रखना होगा, जिससे अध्यापक अपने स्कूल के छात्र को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे और बच्चों के साथ चलने वाली जोर जबरदस्ती बंद हो जाएगी। सब लोग रजनी की बात से सहमत हो जाते हैं। यानी कि उस समय रजनी सभी पेरेंट्स को समझाती हैं, यदि आज आपने आवाज़ नहीं उठाई अपने बच्चों के प्रति तो कल कहीं और हमारे बच्चों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो सकेगी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बच्चों के लिए ट्यूशन चाहिए, लेकिन ट्यूशन तो उन बच्चों के लिए चाहिए जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे ना हों, उन बच्चों के लिए ज़रूरी है। लेकिन अम्मी तो पढ़ाई में भी होशियार हैं और इसके माँ बाप के इतने पैसा नहीं है जो ये अपने बच्चे का ट्यूशन भी करवा सके। ऐसे गरीब माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो ऐसे बच्चों के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और उसके पक्ष में हो जाते हैं। अगले दिन रजनी का पति अखबार में रजनी की तस्वीर देखता है और उसके बारे में लिखा समाचार पढ़ता है। रजनी भी यह पढ़कर खुश हो जाती है कि बोर्ड ने उनका प्रस्ताव मान लिया है। रजनी हर अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात कहती है। उसका पति उसकी बात मानकर उसे बहुत बधाई देता है। इसके बाद में है, अब इसमें से हमारा जैसे गद्यांश है, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए। इसका प्रसंग लिखना है। गद्यांश है ये हमारा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रजनी नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें इनकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में कहा किस प्रकार से लेखिका मन्नू भंडारी यानी कि उन मुख्याध्यापकों के प्रति आवाज़ उठा रही होती है, किस प्रकार से वह व्यवसायीकरण के विरुद्ध आवाज़ उठाती है। इसमें कहती हैं कि कुछ नहीं कर सकते आप। इसमें इसकी लेखिका यानी कि रजनी के बारे में बताया। रजनी मुख्याध्यापक से कहती हैं
यदि आप अपने अध्यापकों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार से, यानी कि जब उनके अध्यापक मिस्टर पाठक जी ने अमित को बार बार ट्यूशन लेने के लिए कह रहे थे लेकिन वो नहीं लेती, उसके कम नंबर आते हैं, तो फिर वह रजनी जाकर उनसे मिलती है और उसे कहती हैं कि आपके अध्यापक ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो अध्यापक कहते हैं कि तुम हाँ करते हैं कि मैं इन बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो उस समय रजनी मुख्याध्यापक से कहती, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप ये कुर्सी भी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने वाला आदमी, क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर एक ऐसा आदमी चाहिए जो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके, जो लोगों के साथ न्याय कर सके, अन्याय ना कर सके। तो आपकी बस की कोई बात नहीं है, तो आप कृपया करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमें एक ऐसे आदमी की पढ़े लिखे की ज़रूरत है जो हर व्यक्ति के प्रति, चाहे वो गरीब है अमीर है, सब लोगों के साथ न्याय कर सके, जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, जो यानी कि स्कूल के अंदर ट्यूशन कर रहे हैं उन ट्यूशन पर उन अंधविश्वासों को, उन बुराइयों को रोक सके। कि यहाँ पर जो गरीब आदमी होते हैं, तुम्हें एक पैसा ले, उन गरीब आदमी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते और आप बार बार उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहते हैं, और जब वो नहीं ट्यूशन लेते हैं तो आप उसमें क्या करते हो, उनके नंबरों को काट लेते हो। ऐसे गरीब आदमी और पढ़े लिखे एक मेधावी बच्चे के लिए, एक होशियार बच्चे के लिए बड़ी नुकसानदायक बात हो सकती है। तो आप ये ट्यूशन पर चलने वाली जो ये बुराई है आप इनको छोड़ दीजिए, रोक सके कोई व्यक्ति। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स की शिकंजों से बचा सके, जो बड़े ही मासूम और बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं है, जो टीचर ऐसे बच्चों को ऐसे टीचर की शिकंजों से, चुंगल से उन्हें फंसा सके, जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, यानी कि जो बार बार ऐसे बच्चों के, होशियार बच्चों के नंबर काट ले जाते हैं, ऐसे टीचर की हमें ज़रूरत नहीं है, जो इनको रोक सके। हमें यहाँ पर इस कुर्सी पर ऐसे टीचर की ज़रूरत चाहिए है। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है। विशेष में आप लिखो कि इनकी भाषा सहज व सरल है। इसमें रजनी मुख्याध्यापक के प्रति जो कार्रवाई करे उसके बारे में बताया गया है। इसमें अनुप्रास, उपमा, आदि अलंकार है। इसके बाद में इसके हमारे क्वेश्चन आंसर, जैसे वक्ता ने किसे और क्यों कहा कि कुछ नहीं कर सकते आप। वक्ता कौन थी? रजनी। स्कूल के हेडमास्टर से इसलिए कहा कि क्योंकि हेडमास्टर जब वक्ता के गणित के अध्यापक के प्रति कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उस समय अमित के बहुत कम नंबर आए थे, वो काट लिए जाते हैं, तो उस समय वह कहती है कि गणित की ट्यूशन ने लेने के कारण इस बच्चे के नंबर कम आए हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों के साथ आपस में ऐसा मामला करना चाहिए और वे नहीं रोक सकते हैं। वक्ता कौन है इसमें? रजनी है। और वह क्या चाहते हैं? वह चाहती है कि ट्यूशन न लेने के कारण ही अमित के नंबर काट लिए गए हैं और यह अन्याय है, इसलिए मैं उसकी कॉपी देखना चाहती हूँ। ट्यूशन के नाम पर क्या हो रहा है? ट्यूशन के नाम पर यहाँ पर लोग अपना धंधा चला रहे हैं, बच्चों से पैसा ले रहे हैं। ट्यूशन किन के लिए आवश्यक होती है? फिर है रजनी कहते हैं कि ट्यूशन तो उन बच्चों के लिए आवश्यक होती है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा होता अपने बच्चों का ट्यूशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन होशियार बच्चों के पास ट्यूशन के लिए ट्यूशन नहीं होती, वह उन्हें समझाती है। इसी से हमारा प्रश्न ये भी है कि हेडमास्टर का व्यवहार रजनी के प्रति कैसा था, वर्णन कीजिए। कि हेडमास्टर का रजनी के प्रति व्यवहार ऐसे युगात्मक था क्योंकि रजनी स्कूल में जाकर के हेडमास्टर से गणित के अध्यापक के बारे में शिकायत करती है और अमित की गणित की बार बार कॉपी दिखाने के लिए कहती हैं, तो हेडमास्टर उसे क्या कहता है? उसे कॉपी दिखाने के लिए मना करता है और वह कहता है कि जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होगा तो उसमें अध्यापक की कोई गलती नहीं है, उसमें आपके बच्चे की गलती है जब उसने कुछ लिखा ही नहीं। तो फिर रजनी कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है। तो उसके बाद में अध्यापक उसे कहते हैं कि मैं आपको अपनी रियल कॉपी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे नियम के विरुद्ध है। यदि आप आकर के कॉपी दिखाने के लिए कहते हैं तो कहीं फिर इसके बाद में ऐसे तो मेरा अनुशासन बिगड़ जाएगा, फिर इसके बाद में कोई और अध्यापक आएगा और वो मुझे कॉपी दिखाने के लिए कहेगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो गणित के अध्यापक के पक्षपात करने की शिकायत में हेडमास्टर कहते हैं, अध्यापक और विद्यार्थियों का ये आपसी मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते। तो फिर वह कहते अध्यापक की गलत व्यवहार को छिपा लेते हैं और नियमों की बात कहकर रजनी किसी की बात नहीं सुनती है और वहाँ से चल देती है।
चपरासी रजनी को डायरेक्टर के कमरे में क्यों नहीं जाने देता था कि रजनी जब डायरेक्टर ऑफ बोर्ड से मिलने जाती तो चपरासी उसे बाहर से ही मना करता है, क्योंकि वह चपरासी क्या करता है, जो उसके पैसे उसकी जेब में कोई व्यक्ति यदि पैसा डाल देता है तो वह क्या करता है, वह चपरासी उस व्यक्ति को सबसे पहले डायरेक्टर के पास जाने देता है। लेकिन रजनी ने ऐसा नहीं किया है, तो चपरासी उसे बाहर ही रोक लेता है। तो रजनी ने एक बार देखा कि एक व्यक्ति आता है और एक स्लिप के अंदर 50 रुपये का नोट डालकर उसकी जेब में डाल देता है, और उसी समय क्या करता है, चपरासी उसे अंदर जाने देता है। उसे कहता है कि साहब व्यस्त, जब खाली होंगे बुला लेंगे। और रजनी जब उसे कहती है कि मुझे डायरेक्टर से मिलना है तो उसे कहते हैं अब बैठे हुए कुछ घंटा ही हुआ, कुछ समय रुके और आपको बुला लिया जाएगा। इसी बीच उसी समय जब देखते देखते एक व्यक्ति आता और 50 रुपये का नोट डालता, चपरासी उसे अंदर भेज देता है और वह अंदर चला जाता है। लेकिन रजनी नहीं देती तो वह क्या करती, बाहर ही बैठे रहती है। तो रजनी ने काफ़ी देर तक देखा और उसके बाद में वह ज़बरदस्ती डायरेक्टर से मिलने उसके कमरे में चली जाती है। शिक्षा बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को सहायता क्यों देता है, शिक्षा बोर्ड का स्कूलों पर कंट्रोल क्यों होता है? कि शिक्षा बोर्ड शिक्षा के प्रचार में प्राइवेट स्कूलों को रजनी ने क्या कहा था कि 90% सहायता देकर सिकनाइज कर देते हैं। सहायता स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों को देता है, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दी जाती है। इसलिए शिक्षा बोर्ड कंट्रोल प्राइवेट स्कूलों पर रहता है। शिक्षा बोर्ड ही स्कूलों के लिए अधिकतर नियम बनाता है, सिलेबस बोर्ड द्वारा बनाकर भेजा जाता है, पेपर भी वही लेता है, पेपर भी बोर्ड देता है। वार्षिक परीक्षा के पेपर जो भी बोर्ड से बनाए जाते हैं, हर प्रकार सिलेबस भी बोर्ड से आता है। सहायता हर प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को दी जाती है, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने हर काम के लिए शिक्षा बोर्ड पर ही क्या है उत्तरदायी तो रहते हैं। रजनी और निर्देशक की ट्यूशन संबंधी बातचीत को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कि रजनी प्राइवेट स्कूलों पर चल रहे ट्यूशन संबंधी विशेष के बारे में बताती। रजनी निर्देशक की बात सुनकर ट्यूशन पर कोई व्यवसाय नहीं, माता पिता पढ़ाई में, तो उस समय वह कहते हैं कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर होता है उन बच्चों को ट्यूशन दी जाती है, ट्यूशन रखते हैं। उन्हें इसके लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप ट्यूशन दो, चाहे उनका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर या होशियार। वो माँ बाप की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो अपने बच्चे पर ट्यूशन दिलाते हैं नहीं दिलाते। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती, क्योंकि एक गरीब इंसान ऐसा भी है उसका बच्चा पढ़ने में होशियार है लेकिन वो अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं दिलवाना चाहता, क्योंकि उसे किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गरीब इंसान का बच्चा कमज़ोर है लेकिन फिर भी वो ट्यूशन नहीं दिला सकता, तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती, डरा धमका नहीं जा सकता। तो रजनी कहते हैं स्कूलों में अध्यापक होशियार बच्चों को डरा धमका कर ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं। यदि वो ट्यूशन नहीं लेते तो क्या करते हैं, उनके सब्जेक्ट में नंबर काट लिए जाते हैं। वह इसे अध्यापक और विद्यार्थियों का आपसी मामला कहकर हाथ खड़े कर देता है। निर्देशक ने कहा कि उस बात उनकी जानकारी में नहीं थी। आज तक किसी भी माता पिता ने लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं दी। वैसे भी उन्हें इसी बात से ज़्यादा अन्य कई महत्वपूर्ण काम थे। रजनी को लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उस समय वह क्या करती है, वहाँ से चली जाती है। बच्चों को उनके मेहनत का फल कैसे मिलता है? प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों द्वारा रुपया कमाने के लालच में ट्यूशन को व्यवसाय का रूप दे दिया जाता है कि कमज़ोर बच्चे पहले ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन अध्यापकों की वार्षिक परीक्षा के अच्छे अंक देने का लालच देकर कि कोई भी सब्जेक्ट का अध्यापक होता है वे बच्चों को क्या करता है, पहले लालच देता है कि यदि आप हमारे पास ट्यूशन लोगे तो आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। वो लालच देते हैं बच्चों को और सभी बच्चों को ट्यूशन के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बच्चों का पूरा साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अनुभव नहीं होता। वह पैसों के बल से कठिन विषय में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। अध्यापक के लिए ट्यूशन न लेने का नियम बना दिया जाता है और पूरा साल क्या करते हैं, बच्चे मेहनत नहीं करते हैं और उन्हें वार्षिक परीक्षा में क्या होता है, उनके अंक काट लिए जाते हैं। मेहनत का फल उनके भविष्य में सुधर जाएगा, ऐसा नहीं किया जाता। तो बच्चों के साथ रजनी कहती है कि ये न्याय है कि उस समय बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन के तौर पर ही रहते हैं, पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन का कार्य करते हैं, वो सारा दिन ऐसे व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मेहनत का फल कैसे मिल सकता है, उनके भविष्य में सुधार कैसे हो जाएगा? और आप कहते हैं उनका भविष्य सुधर जाएगा। आप रजनी को ही और मुसीबत न खड़ी करे कथन किसने कहा था? लीला ने कहा था।
शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को बंद करना चाहिए कथन किसका था? संपादक का था। जब वह संपादक के पास जाते हैं, जब डायरेक्टर उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो वह संपादक के पास जाते हैं अखबारों में उसकी न्यूज़ निकलवाने के लिए कि बच्चों के साथ ऐसे ऐसे न्याय किया जा रहा है। संपादक किसके द्वारा राइट ऑफ फ्लैक्स करवाएगा? पीटीआई द्वारा। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया था? बोर्ड ने। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज की थी? सेमिनार्स की थी। डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? चपरासी की जेब में। रजनी के कितने हफ्ते हैं? 7। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? केसर की। तो 11th क्लास के हमारे ये आज 7th लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे 4 गद्यांश थे, जीवन परिचय और गद्यांशों की पर्सन, अभ्यास, परीक्षा उपयोग, ऑप्शन टाइप। ये कंप्लीट लेसन हमारा राइट प्लस लर्न।